काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि सर जो वापडा की जॉब्स आती हैं जैसा कि एनटीडीसी में अभी आई हुई हैं, उसके बाद फेस्को की, लेस्को की या जितनी भी डिस्कोज़ हैं जिसमें मैपको है, जेपको है, उनके जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी कहाँ से करें, उनके लिए बुक कौन सी चाहिए हमें। तो इसके साथ साथ ये जो टेस्ट होता है ये इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है, इनका मेरिट क्राइटेरिया क्या है, मिसाल के तौर पे कि एएसएसए है या एएलएम है, क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड ज़्यादातर जो हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएसएसए, एएलएम, एसएसए, एसएसओ, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, जितनी भी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो पिछली दफ़ा टेस्ट हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था। उसके बाद जो है क्वेश्चन के मेरिट क्राइटेरिया क्या, मेरिट क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको 55 60 प्लस लेने पड़ते हैं, फिर भी आपका नाम नहीं आता, ठीक। लेकिन कुछ आप कह लें कि जॉब्स ऐसी हैं जिनमें आप 50 ले लें तो वो इनफ होती हैं, ठीक। तो जो मेरिट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है, और जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं वो पर सीट आपको कह लें कि 4 बंदे बुलाते हैं, एक सीट पे 4 बंदे ये एनटीडीसी वाले बुलाते हैं। उसके बाद जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह मई में होने जा रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो इंशाल्लाह मैंने आप सब दोस्तों की जो रिक्वेस्ट हैं या जो मैसेज हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सोचा कि मैं आप लोगों को कुछ जितना एक हो सका मैं अपनी तरफ से गाइड करूँगा। तो इस सिलसिले में मैं 3 लेक्चर अपलोड करूँगा। जो पहला लेक्चर है वो आज आपके सामने है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आप कह लें कि टॉपिक है, और इसमें से इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियो पूरी सुन लेंगे, ठीक, कोई पॉइंट मिस नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह जो आपके जॉब रिलेटेड 60 एमसीक्यूज़ होते हैं। कितने एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे पास? जॉब रिलेटेड 60 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो उनमें से जो आप अगर आप तीनों लेक्चर सुनेंगे तो आपके आलमोस्ट 35-40 जो मार्क्स हैं वो आपके इन वीडियो से क्लियर होंगे। लेकिन जो आज का लेक्चर है इनमें से इंशाल्लाह जो हैं आप कह लें कि 15 टू 18 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में से होगा। ये जो आज का लेक्चर आप वीडियो लेक्चर सुनेंगे तो इतने मार्क्स आपके इनमें से क्लियर होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ये आप कह लें कि मैंने कम्प्रीहेंसिव सा और डिसेंट सा और जो पॉइंट्स आते हैं वो सारे उठाए हैं, और उन पे आपको जितना हो सका मैं बताऊंगा। अब मज़े की बात यह है कि आप कहेंगे कि ये बंदा केमिस्ट्री का है और हमें फिज़िक्स पढ़ा रहा है, तो मैं कोई वो कह लें कि यहाँ पे अपनी एफिशिएंसी नहीं मार रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एफएससी में 200 में से 192 नंबर हैं फ़िज़िक्स में से, ठीक है। तो ये कोई एफिशिएंसी नहीं है, ये इसलिए कि थोड़ी बहुत मुझे भी फ़िज़िक्स आती है। तो उस लिहाज से जितना मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, सिंपली जो क्वेश्चन वो पूछता है, जो मैंने टेस्ट दिए हैं एनटीडीसी के, और क्योंकि मैं ऑलरेडी एनटीडीसी में जॉब कर रहा हूँ, तो उस लिहाज से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पेपर दिए थे मुख्तलिफ एएलएम का, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, एएसएसए का, ये सारे टेस्ट मैंने क्लियर किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी किए हुए हैं। तो उससे मैं आपको ये जो है क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक वो उठाता है, तो ये आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। और एक चीज़ और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो वो भी आपको मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, और वीडियो के एंड पे भी आपको आपका जो मेरा जो नंबर है वो मैं शेयर कर दूँगा। तो जिसको नोट्स चाहिए वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगा ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपसे पूछता है वो आपको करंट की डेफिनेशन पूछ सकता है, करंट का फार्मूला पूछ सकता है, करंट का यूनिट पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो तीनों चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं। सबसे पहले पूछता है, वो आपको कहेगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो लिखा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? करंट। नीचे ऑप्शन दिए होंगे मुख्तलिफ, करंट आपको दे देगा, आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, सपोज करें एम्पेयर दे देगा, जो भी ऑप्शन होंगे तो आपने क्या टिक करना है? करंट। उसके बाद करंट इसी डेफिनेशन में अगर हम देखें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको हम करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्यू होता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखें तो हमने कहा है कि टाइम के लिहाज से, किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। तो करंट का जो फार्मूला होगा वो ये होगा, आई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी। क्यू हमारे पास होता है कॉलम, और हमारे पास जो टाइम है उसका जो यूनिट होता है वो होता है सेकंड। तो कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम सेकंड को आप क्या एम्पेयर भी कह सकते हैं। तो एम्पेयर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट का वो एसआई यूनिट भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहता है कि जितने भी हमारे पास न्यूट्रल बॉडीज़ हैं उनमें जो चार्जेस होते हैं वो स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉट टाइटली बॉन्ड।
कि न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होते, जो कि मेटल बॉडीज़ होती हैं, किन में, मेटल बॉडीज़ में। आगे हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो रैंडमली मूव करते हैं सोल्यूशन में, किन में, सोल्यूशन में। ये एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से भी होता है, नेगेटिव चार्जेस के फ्लो से भी होता है, या बोथ चार्जेस को एक ही टाइम पे जब फ्लो करवाएं तो उनसे भी ये करंट प्रोड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है एम्पेयर। एम्पेयर इंपॉर्टेंट आप कह लें कि डेफिनेशन आपसे वो पूछ सकता है, एम्पेयर किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो 1 एम्पेयर की डेफिनेशन है वो क्या है कि जब जो ए कॉलम चार्ज है, कितने कॉलम चार्ज है, 1 कॉलम चार्ज जब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में गुजरे तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पेयर। इफ़ चार्ज ऑफ 1 कॉलम पासेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड देन करंट विल बी 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो बैटरी है वो एक करंट का सोर्स है जिसमें केमिकल एनर्जी होती है। क्या होती है, केमिकल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है कि बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। उसके बाद हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी बारहा पूछा गया है एमसीक्यूज़ में कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, वो पूछ सकता है वर्क, पावर, इस तरह करके। एनर्जी तो हमने क्या पिक करना है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद ये ज़रा देखिएगा, कंसेप्ट है कि हीट जो है वो हमेशा हम कहते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। इसी तरह जो वाटर है वो हायर लेवल से लोअर लेवल जो है उसकी तरफ फ्लो करता है। बिल्कुल इसी तरह जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि एक टर्म है कन्वेंशनल करंट। क्या है, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट असल में जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करे ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। कि बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है उसकी उससे मूव करता हुआ नेगेटिव सिरे की तरफ जाए और कौन से चार्जेस फ्लो करें, उसमें पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे हमारे पास 2 करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, गैल्वानोमीटर, रैम मीटर। इसमें से अक्सर आपसे वो एमसीक्यूज पूछता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले है गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर असल में जो है ये करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक हो गया। यूज टू मेजर स्मॉल करंट। ये यहाँ पे डिफरेंट है गैल्वानोमीटर का और एमीटर का। जो गैल्वानोमीटर है वो क्या किसके लिए यूज़ होता है, स्मॉल करंट के लिए। या आप कह लें कि ये करंट के पासेज को, जो रास्ता है करंट का, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एम मीटर है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, जो लेकिन जो गैल्वानोमीटर है वो उसके पैसेज को डिटेक्ट भी करेगा। यहाँ पे मिली एम्पेयर जो करंट है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सिग्निफिकेंट है। जो गैल्वानोमीटर की जो एक आप कह लें कि सुई होती है उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, कि वो फुल मूव कर जाए, उसके लिए भी हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैल्वानोमीटर। ये इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो स्मॉल होती है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम करंट को यहाँ अपने आप से फ्लो करवा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एम मीटर। एम मीटर जो है वो लार्ज करंट, यहाँ पे हमने देखा था गैल्वानोमीटर में स्मॉल करंट, लेकिन जो एम मीटर है वो लार्ज करंट को मेजर करता है, जैसा कि 1 एम्पेयर या 10 एम्पेयर, इसके आप रेंज में या इससे ऊपर आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो गैल्वानोमीटर है और एम मीटर है ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। एक आगे मैं आपको बताऊँगा, एक सीरीज़ आप कह लें कि कम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो ये आपस में कौन से कम्बिनेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन के साथ। नेक्स्ट है सर्किट फॉर इन अ सर्किट फॉर सॉरी आगे हम देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि ये टॉपिक है जिसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है। पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, नीचे आपको वो ऑप्शन देता है 3-4 और नीचे लिख देता है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो अक्सर इसका ऑल ऑफ अबव ही बनता है। या यहाँ से आपको वो और तरह से पूछ लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास लेंथ है और टेम्परेचर है, इसमें से एक वो नहीं देगा, बाकी 2 दे के लेंथ पूछ लेगा, तो हम कौन सा पिक करेंगे, लेंथ। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ही आप कह लें कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। उसके बाद नेचर है, मतलब कि नेचर ऑफ वायर की बात करते हैं कि वायर का जितना भी डायमीटर है वो थोड़ा होगा
उतनी ही आप कह लें कि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। लेकिन जितना ही उसका डायामीटर जो है वो ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप कह लें कि एमसीक्यूज़ है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टेम्परेचर है। वो आपसे ये भी पूछेगा कि अगर किसी भी आप कह लें कि जो सर्किट है या कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, उसका आप कह लें कि अगर हम उसकी टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसकी रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस असल में इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कंडक्टर के आप कह लें कि दोनों एंड्स पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेसिपेशन होती है उसको दूसरी एनर्जी में आप कह लें कि चेंज करना हो एक सर्किट में, जब वो फ्लो कर रहा हो तो उसको आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट जो है वो उतनी ही देर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा जितना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है पीडी, इसको आप कह लें कि स्मॉल वर्ड में आप कह लें कि शॉर्ट फॉर्म में पीडी। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट। अब वोल्ट की डेफिनेशन क्या है कि जब 1 एम्पेयर करंट जो है किसी भी कंडक्टर जो है या कोई भी कंडक्टर कंज्यूम करे, सॉरी, इफ़ 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस, जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट जो है वो कंडक्टर से पास करे और वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे, उसको उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। अब इसके लिए जो होता है वोल्ट मीटर जो है वो यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट के लिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। वोल्ट मीटर जो हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है। हमने पीछे देखा था गैल्वानोमीटर और जो हमारे पास एमीटर थे वो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे, लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो किसी भी डिवाइस के साथ, किसी भी सर्किट के साथ पैरेलल कम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को असल में कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब उसमें से एक कॉलम जो चार्ज है वो पास करे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास बैटरीज हैं, थर्मोकपल्स हैं, जनरेटर्स हैं। ईएमएफ का जो हमारे पास फार्मूला है वो एनर्जी ओवर चार्ज है, जैसा कि जूल पर कॉलम, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। अब जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है और उसमें करंट फ्लो ज़्यादा नहीं करता। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। अब हमारे पास ओम लॉ क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। कि जब भी किसी भी कंडक्टर में से जो करंट है वो पास कर रहा हो, वो असल में उसके अक्रॉस के जो एंड्स हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक हो गया। जब और उसके साथ आपने यहाँ पे क्या गौर करना है कि जो उसको टेम्परेचर दिया हो और जो फिज़िकल उसकी कंडीशंस हो या स्टेट्स हो उनको चेंज ना किया जाए। तो हमारे पास क्या है, जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ V इक्वल टू आर आई। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनल को ख़त्म किया है, तो जो हमारे पास R है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको आप रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन गया ओहम लॉ का, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार ये तो सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन इसको कई मर्तबा उसने एमसीक्यूज़ में पूछा हुआ है कि जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है वो उसकी जो कर्व है वो कैसी है, वो आप कह लें कि पैराबोला कर्व है, या वो आप कह लें कि डिक्रीज कर्व है, या कौन सी है। तो ये क्या हमारे पास एक है, स्ट्रेट लाइन। तो आपने कौन सा आंसर पिक करना है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ओम किसे कहते हैं, असल में ओम अगर उसमें वो कहता है कि इफ़ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 पेयर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम। असल में जो ओम है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। वो कहता है कि अगर 1 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई किया जाए और उसमें से जो करंट है वो 1 एम्पेयर गुजरे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओम होगी। यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछ सकता है, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल। ओहमिक मटेरियल जो है वो ओबे करते हैं ओहमिक लॉ को, और जो नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैं वो डू नॉट ओबे, वो ओबे ओहमिक लॉ को नहीं करते। इसमें जो रेजिस्टेंस होती है ओहमिक मटेरियल में वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो नॉन ओहमिक है उनमें रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है जितने भी आप उसमें वोल्टेज अप्लाई करते रहें। अब इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें डिफरेंट ग्राफ होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास मेटल्स हैं, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो जो फिलामेंट लैंप है वो। अब जैसे ही हम
किसी भी नॉन ओमिक मटेरियल को हीट करेंगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगी और उसी के साथ उसका जो करंट है वो क्या होगा, कम होगा, उसका करंट क्या होगा, कम होगा। ये वो आपको बता रहा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, सही। इसी तरह थर्मिस्टर्स हैं हमारे पास। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे थर्मिस्टर को, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी लेकिन उसमें से जो करंट है वो ज़्यादा पास करेगा। ये आपके पास वो ग्राफ है, ये भी आपसे वो MCQs पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स असल में जो है वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें से करंट जो है वो पास करता है। क्या करता है, करंट। कंडक्टर्स आर द मटेरियल दैट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट, सही। यहाँ पे हमारे पास कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट पास करता है, जैसे कि सिल्वर, कॉपर वगैरह। और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें से करंट पास नहीं करता, जिनमें से करंट पास नहीं करता, जैसा कि रबड़ हमारे पास, वुड है, प्लास्टिक है। अब इंसुलेटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है। इंसुलेटर जो है वो जो है इंड्यूस स्टैटिक चार्ज ऑन इट सरफेस बाय फ्रिक्शन, कि जो इंसुलेटर हैं वो अपनी सतह पे जो चार्ज को इंड्यूस करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं, तो वो बाई फ्रिक्शन से करते हैं। इंपॉर्टेंट जो है MCQs आपसे वो पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि MCQs में पूछा जाता है, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें से वो अक्सर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछता है। सबसे हमारे पास जो है सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ की ये मैंने डायग्राम बनाई है। ये देखिए हमारे पास ये आप कह लें कि एक सोर्स है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी सपोज कर लें। अब यहाँ से ये करंट जा रहा है, ये हमारे पास एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। अब यहाँ पे V1 वोल्टेज, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 है। अब हम देखते हैं कि जो सीरीज़ कम्बिनेशन है उसमें जो करंट होता है वो असल में क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अब जैसे ये करंट जा रहा है, जितना ही वो R1 में होगा उतना ही वो R2 से गुजरेगा, उतना ही वो R3 से गुजरेगा। लेकिन इसमें जो वोल्टेज हैं वो क्या होते हैं, उन सबको हमने जमा करना होता है, उनको हमने क्या करना होता है, जमा। अब यहाँ पे अगर हम ओमिक लॉ लगाएं तो V = IR। अब हमने बताया कि हमारे पास जो फार्मूला है V = IR, तो हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर लगाए हैं, तो यहाँ पे उनको हम जमा करेंगे तो IR1 + IR2 + IR3। यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन करंट मैंने ऊपर आपको क्या कहा था, सेम है। अगर करंट सेम है तो मैं करंट को कॉमन ले लूँ, क्योंकि हमने R इक्वलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, IR = I × R1 + R2 + R3, ठीक है। अब I हमारे पास इधर भी है, यहाँ पे ये वाला I मैं इधर लगाऊँ तो यहाँ पे I से कैंसिल, तो हमारे पास R इक्वलेंट जो है वो R1 + R2 + R3 होगा फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन, ठीक है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस, अगर N हमारे पास रजिस्टर हो तो आप उसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम अगर डिस्कस करें तो हमारे पास है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में असल में ये मैंने उसकी डायग्राम बनाई है। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है और ये हमारे पास R3 है, I1 I2 I3। ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब पैरेलल जो कम्बिनेशन, इसमें जो वोल्टेज हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे हमारे पास करंट सेम था, इधर हमारे पास वोल्टेज सेम है। यहाँ पे हमने वोल्टेज को जमा किया था, यहाँ पे हम करंट को जमा करेंगे। अब ओम जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो V = IR। अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट है उसको हमने डिफरेंट था तो उसको हमने क्या करना था, जमा करना था। तो सपोज मैं I को एक साइड पे ले आता हूँ तो हमारे पास V/R आ जाएगा। यहाँ पे मैं अगर इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालूँ तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा V/R इक्वलेंस जो है वो हमारे पास होगा। अब जैसा कि यहाँ पे देखें V/R1 V/R2 V/R3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज क्या है वो सेम है। तो यहाँ पे V को मैं कॉमन लेता हूँ, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब ये V मैं अगर सपोज करें इधर ले आऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/R इक्वलेंस = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारे पास जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन की इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी। अगर हमारे पास N रजिस्टर्स हों तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि पैरेलल सर्किट को ज़्यादा हैं ओवर सीरीज़ कम्बिनेशन के। सबसे पहले तो ये है कि ईच डिवाइस जो है वो फुल वोल्टेज जो है रिसीव करती है, किसमें, पैरेलल में। और इसी तरह ईच डिवाइस टर्नड ऑफ इंडिपेंडेंटली, हम एक एक डिवाइस को अलग-अलग क्या कर सकते हैं, टर्नड ऑफ कर सकते हैं
बाकी जो भी करंट गुजर रहा हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर। और यहाँ पे बल्कि आगे भी है, तो हमारे जो सर्किट जो घरेलू सर्किट है उसमें जो हम उनको अटैच करते हैं तो वो किस कम्बिनेशन के ज़रिए करते हैं, तो वो भी पैरेलल कम्बिनेशन होता है। कौन सा होता है? पैरेलल कम्बिनेशन जी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट अगर बताएं तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का की वो आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा। असल में जो इलेक्ट्रिक पावर है वो क्या है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इसका जो फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T। W हमारे पास होता है Q वोल्टेज, मतलब करंट ज़रा वोल्टेज है तो QV/T, और हमारे पास जो Q/T है इसको हम क्या कहते हैं? करंट। तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक पावर है उसको हम P इज इक्वल टू IV भी कह सकते हैं, या आप इसको अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ अगर देखें तो V हमारे पास क्या है यहाँ पे, उसको देखते हैं। V इज इक्वल टू IR है, तो यहाँ पे हमारे पास PIV है, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो P हमारे पास आएगा I इंटू IR, तो P को हम कह सकते हैं I²R। द पावर दैट जनरेट हीट इन अ रजिस्टर इज गिवन बाई P इज इक्वल टू I²R। इंपॉर्टेंट MCQs पूछ सकता है, वो आपको ऑप्शन देगा, क्वेश्चन करेगा द पावर दैट जनरेट हीट इन अ रजिस्टर गिवन बाई, नीचे डिफरेंट आपको वो ऑप्शन देगा, तो हमने कौन सा पिक करना है? P इज इक्वल टू I²R। नेक्स्ट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। वाट को निकालते हैं, उसका मेन जो यूनिट है तो W/T, जिसको आप जूल सेकंड भी कह सकते हैं, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड असल में हमारे पास क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और MCQs बनता है, किलोवाट और। अगर कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय अ पावर इन 1 किलो वाट इन 1 आवर इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर को हम इस तरह लिख सकते हैं 100 वाट 1 आवर में जो हम जो एनर्जी की अमाउंट को डिलीवर करें, तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको हम ज़रब दें तो हमारे पास 3.6 10⁻⁶ जूल होगा, और इसको मेगा 10⁻⁶ हमारे पास होता है मेगा। तो इम्पॉर्टेंट MCQs के 1 किलोवाट आवर कितने मेगा जूल के इक्वल है? 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। ये आपसे इम्पॉर्टेंट MCQs है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, AC और DC। यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है वो अपनी पोजीशन को या अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो अपनी जो कह लें कि डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करता, वो वन डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। पोलैरिटी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की चेंज होती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की फिक्स्ड होती है। एग्जांपल अगर हम दें इलेक्ट्रिक AC की, हमारे पास जनरेटर हैं, लेकिन अगर हम DC की बात करें तो बैटरी सेल वगैरह हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये इजीली ट्रैवल कर जाता है AC, लेकिन जो है DC वो ट्रैवल नहीं करता। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, वो आप देख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये टाइम के साथ वेरी करेगा इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन जो है डायरेक्ट करंट का वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। सही। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ग्राफ हैं जो कि आपसे वो MCQs में पूछ सकता है। ये हमारे पास AC का है जो आप कह लें कि ये वेव फॉर्म की शक्ल में है, लेकिन ये हमारे पास एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड जो है, टाइम इंटरवल इसको कहते हैं, द टाइम इंटरवल इन विच AC वोल्टेज और करंट रिपीट इट्स वैल्यू, तो उसको हम क्या कहते हैं? मतलब कि वो टाइम इंटरवल जिसमें AC वोल्टेज अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। हाउस वायरिंग इंपॉर्टेंट MCQs मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितनी भी डिवाइसेज जिनको हम कनेक्ट करते हैं वो हमारे पास जो है वो पैरेलल जो फॉर्म में कनेक्ट होती हैं। किस फॉर्म में कनेक्ट होती हैं? पैरेलल फॉर्म में। ठीक है। दिस मीन दैट ऑल एप्लियंस रिसीव्स इक्वल वोल्टेज। तो इसका क्या मतलब है? मैंने पीछे भी डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड एप्लियंसेज हैं वो क्या करते हैं? इक्वल वोल्टेज को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है यहाँ पे हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक शॉक है। ठीक है, जो आप कह लें ख़तरात हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ ने बताई है कि 50 वोल्ट या हमारे पास जो 50 मिली एम्पेयर करंट है वो इनफ होता है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए। फायर है, उसके बाद इंसुलेशन डैमेज है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो कवर्ड होती हैं प्लास्टिक के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेशन। अब जब भी इससे करंट गुजरता है, ठीक, कितना करंट, जो करंट मतलब कि एक आप कह लें कि रेटेड करंट उसके ज़्यादा गुजरे तो वो क्या हीट प्रोड्यूस करेंगी।
ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस। अब कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ड्यू टू दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज रिड्यूस। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, वो क्या होती है, कम होती है। एंड हाई करंट पासिस, अब जैसे ही हाई करंट गुजरेगा तो जो वायर है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और जो क्या काज करेगी, सर्किट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या वो फायर आप कह लें कि काज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जो शॉर्ट सर्किट है वो तब भी अक्कर होगा जब हम क्या करेंगे, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ आएंगी, तो वो भी क्या करेंगी, शॉर्ट सर्किट काज करेंगी। अब यहाँ पे है कि अ वायर कवर्ड विद इंसुलेशन इज कॉल्ड केबल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछ सकता है आपसे कि अगर वायर जो है वो इंसुलेशन के साथ कवर्ड हो तो उसको क्या कहते हैं, केबल। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो हमारी ड्राई स्किन है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, 1 लाख ओम। कितनी होती है, 1 लाख ओम। लेकिन अगर वो जो कंडीशन डैम्प हो या हाथ या हमारा हाथ जो है वो गीला हो तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम रह जाती है, जो कि फ्यू 100 ओम तक होती है। अब यहाँ पे कुछ सेव यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो हमें घरों में इस्तेमाल करने चाहिए, जिसमें सबसे पहले फ्यूज़ है। असल में एक थिन प्लेट ऑफ मेटल होती है, और फ्यूज़ हमेशा वो सपोज़ कोई भी आप कह लें कि किसी भी एप्लियंस के ऊपर लिखा हो कि ये 4 एम्पेयर इसका करंट है, तो हमें फ्यूज़ जो है उसमें 5 एम्पेयर तक का लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वो पूछता है फ्यूज़ शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज़। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कि फ्यूज़ जो है वो कौन सी आप कह लें कि कम्बिनेशन में होता है, सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। सर्किट ब्रेकर की बात करें, सर्किट ब्रेकर जो है वो करंट की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है जब भी वो अपने नेम वैल्यू, जितनी वैल्यू उसकी बताई गई है उससे ज़्यादा आप कह लें कि उससे गुजरे, तो वो क्या कर देता है, जो पाथ होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। और इसमें जो यूज़ होती है वो आयरन स्ट्रिप होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि ब्रेकर और सर्किट को आपस में जो कनेक्शन है उसको सेपरेट करती है। आखिरी हमारे पास अर्थ वायर, जो कि ग्राउंडेड वायर होती है, इसको हम ज़मीन के नीचे ग्राउंड कर देते हैं। जब भी कोई आप कह लें कि उसके साथ केसिंग वगैरह के साथ वो टच हो तो वो एक सेफ़ रूट प्रोवाइड कर देती है इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि ज़मीन के नीचे चला जाता है। और ये एक आप कह लें कि सेफ्टी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ये था हमारे पास सारा जो एक कह लें कि लेक्चर, ठीक है, जिनमें से मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए, मुख्तलिफ टर्म्स बताई जो कि आपसे वो पूछ सकता है हर तरह के इम्तिहान में, चाहे वो ASSA का हो, चाहे वो ALM का हो, चाहे वो SSA का हो, चाहे वो SSO का हो, चाहे वो आप कह लें कि आपके पास इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे वो आपके पास फीटर का हो, कोई भी और किसी भी डिस्कोस का हो, चाहे वो NTDC है, फेस्को है, लेस्को है, जेपको है, मैपको है, जितनी भी डिस्कोस हैं, तो उनमें से कोई भी अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, तो वो इंशाल्लाह इन्हीं जो टर्म्स आपको बताई हैं इन्हीं में से पूछेगा। नेक्स्ट मैंने कुछ पास्ट पेपर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आप देखें कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज़ इन कंडक्टर इज़ ड्यू टू। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है कंडक्टर में वो किस वजह से होता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस अ 6 ओम रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम हो और वो उसको आप 3 एम्पेयर जो करंट है वो प्रोवाइड करें, तो उसकी जो कहता है कि वोल्टेज क्या होगा, तो फार्मूला ये ओम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास VI हमारे पास क्या है 3, और हमारे पास जो R है वो कितना है 6, तो इसको आप ज़रब दें तो हमारे पास 18 वोल्ट क्या आ जाएगा, वोल्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स एडिड। तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो कहता है वाई शुड हाउस होल्ड एप्लियंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। तो क्यों होती हैं, टू प्रोवाइड ईच एप्लियंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF, ये असल में डिफरेंट टर्म्स हैं। उसके बाद व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द करंट। क्या हम डबल कर रहे होते हैं, करंट। यहाँ पे देखें वोल्टेज को डबल करें तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास वैसे ही आप कह लें कि कांस्टेंट होती है, सही आर की, तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब कहता है कि इफ़ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज, करंट और वोल्टेज को आप डबल कर दें तो जो सर्किट की रेजिस्टेंस है कांस्टेंट कर दें, तो पावर क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 टाइम। ये फार्मूला मैंने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हैं।
उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू अ सोर्स, 12 वोल्ट का सोर्स है और करंट इतना गुजर रहा है, तो इसके ज़रिए आप इस फार्मूले के ज़रिए उसकी पावर क्या है निकाल सकते हैं। 2.5 का ज़रब दें 12 से तो आपके पास 30 वाट पावर आ जाएगी। अब कहता है द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडियल रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हैं तो इतनी है। अगर वो कहता है अगर इन्हीं को आप पैरेलल अरेंजमेंट कर दें तो क्या होगी, टू ये आप पीछे मैंने आपको एक टर्म बताई थी सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए आप ये निकाल सकते हैं। उसके बाद एम्पेयर जो है यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक करंट का है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब रेजिस्टेंस जो है जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस है वो किस वजह से है, फिक्स्ड एटम्स की वजह से है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, ये मैंने आपको पहले भी ग्राफ बताया था, V एंड I स्ट्रेट लाइन है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या टेम्परेचर हो तो वो भी आप कह सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट, डिटेक्ट का यहाँ पे उसने जिक्र किया है तो वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। हाउ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट टू डिटेक्ट करंट, सीरीज में होता है, मैंने आपको बताया था। अगर वोल्ट मीटर की बात करें तो वो पैरेलल होता है। जूल्स लॉ जो है हमारे पास W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT है। द यूनिट ऑफ पावर है वाट है। AC इज इन आवर हाउसेज हैज़ फ्रीक्वेंसी 20 साइकिल्स पर सेकेंड। द करंट यूज इन हाउसेज इज AC करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। द करंट विच चेंजेस इज डायरेक्शन इज कॉल्ड AC करंट। उसके बाद है द पीरियड इन विच वोल्टेज रिपीट इट्स वैल्यू इन इक्वल इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद जो है वो आपसे पूछ सकता है कि जो द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो वो कौन सा होता है, हमारे पास DC करंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज़ वेरी हाई। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर जो है वो हमारे पास है 1.62 10 रेज़्ड टू पावर 8 ओम मीटर। इसी तरह जो कॉपर की है वो 1.69 10 रेज़्ड टू पावर 8 है। करंट जो है वो Q ओवर T इक्वल होता है, चार्ज ओवर टाइम के। एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर राइजेज इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। उसके बाद जो है द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, वो हमारे पास रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन करंट पासिंग थ्रू देम इज सेम। क्या है, सेम। अगर रेजिस्टेंस जो है उनको हम सीरीज में आप कह लें कनेक्ट करें तो। उसके बाद जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके लिए आप ऑप्शन देगा आपको स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। आज डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें बायर के लिए, बायर किसको करता है, आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा, जिसमें करंट का देगा, रेजिस्टेंस को देगा, पोटेंशियल डिफरेंस का देगा। तो ऑल ऑप्शन होगा तो आपने क्या करना है, ऑल को टिक करना है। थर्मिस्टर जो है वो रेजिस्टेंट डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर होते हैं। थर्मिस्टर जो है डायमंड जो है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। पावर ऑफ वॉशिंग जो है हमारे पास, वॉशिंग मशीन उसकी होती है 750 वाट और इसी तरह पावर ऑफ स्मॉल फैन कितनी होती है हमारे पास, 50 वाट। ये था हमारे पास पूरा एक लेक्चर जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे था और इससे आपको इंशाल्लाह पेपर में 15 से 20 MCQs लाजमी आएंगे। यही अगर आप अच्छे से कर लें, अगर आपको नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको ये नंबर दे देता हूँ 03034680 सॉरी ये मेरा नंबर ही मुझसे गलत लिखा जा रहा है, सॉरी 0346418055। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स किसी को भी चाहिए तो वो नोट्स भी ले सकता है मुझसे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अगर आपका रिस्पांस जो है वो इस वीडियो पे अच्छा आएगा, कोई भी हाँ इंसान हूँ, कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसी वीडियो के रिस्पांस पे इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड करूँगा। और किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा लेक्चर था जो मुख्तलिफ आप कह लें कि जितने भी टेस्ट होते हैं वापडा रिलेटेड जॉब्स में, जितनी भी डिस्कोस के होते हैं, ख़ास तौर पे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ASSA, ALM, SSA, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, SSO, जितने भी ये टेस्ट होते हैं उनमें से लाजमी इस जो ये टॉपिक है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से लाजमी MCQs पूछता है। ठीक हो गया।
तो अच्छे से ये वीडियो आप देखें, क्योंकि ये सारी वीडियो आप देखेंगे तब ही आपका जो कह लें कि कंसेप्ट जो हैं, जो आपके तैयारी है जो है वो अच्छे से होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसके बाद हम अपलोड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।